Assalamu alaikum KEF 9 students, this is Fahad Ahmed Hashmi here from Tabani School of Accountancy for those who don't know me. आज के इस शॉर्ट सेशन का एक शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियो का पर्पस आप तक कुछ चीज़ें पहुंचा देना है। पहली बात तो ये कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि दिस इज़ नॉट अ क्लास एंड दिस इज़ नॉट अ लेक्चर, क्योंकि अब क्लास का टाइम या लेक्चर का टाइम अब आपका गुजर चुका है। अब दिस इज द टाइम टू रीफोकस ऑन सर्टेन एरियाज। इन फैक्ट आई वुड रादर पुट इट दिस वे कि this is like a life-saving drug for you, because exactly after 1 week you have your KEF 9 paper. So there are some tips and techniques which you need to know at this point of time in order to plan your studies. Before I give it a start, let me first thank the CA Counselors page for taking up this initiative, and especially Mohammed Kashif, who is the admin of the page, to invite us for this esteemed job and to make it easier for you. And this is basically for those who are sitting in different cities, who are not able to take any refresher course or workshop courses. Now this is the time to just go through the course very quickly with some good revision techniques so that you're on to your plan right now. पहली चीज जो हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझनी है, देखिए KEF 9 का पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, और मैं इसको इस तरह से कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट पेपर इसलिए है बिकॉज दिस इज नॉट वन सब्जेक्ट एट अ टाइम. It is a combination of 3 to 4 subjects at the same time. That means अगर मैं आपसे ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इसके अंदर ऑडिट भी है, इसके अंदर आपके IFRS और IAS की टेस्टिंग भी हो रही है, इसके अंदर आपका कंपनी लॉ भी टेस्ट हो रहा है, इसके अंदर आपकी राइटिंग स्किल्स भी चेक हो रही है, इसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी टेस्ट हो रही है. सो इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5 थिंग्स एट द सेम टाइम विच मस्ट बी डेल्ट विद वेरी एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. सेकेंडली, चूंकि ये आपकी स्ट्रीम का आखिरी पेपर है, और आखिरी पेपर होने का एक रीजन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि KEF 9 के पेपर से पहले जरूरी है कि KEF 1 से लेकर KEF 8 तक चीजों का आपकी ग्रिप बहुत जबरदस्त हो. देन ओनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन KEF 9. Last but not the least, this is that subject which is going to be with you for the next 3.5 years in your articles. So this is something on which examiner focuses on. This is something on which generally everyone focuses on. आइए कुछ रिवीजन टेक्निक्स की तरफ चलते हैं. एग्जैक्टली 1 वीक आफ्टर आपका पेपर है. मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर दे दूं. देखिए, ये एक रिवीजन गाइडेंस है एंड दिस डज नॉट एम टू टीच यू न्यू थिंग्स, टू टेल यू न्यू थिंग्स. This is just to recap things which you have done and to give you a more specific outlook on how to tackle the subject in the next 6 days approximately. आपने जिस फैकल्टी से पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा है, yes, you have done the best and they have given you the best. और ये बात आप अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लें. Trust your faculty, whoever he or she is, because कोई भी फैकल्टी आपको इतना बुरा नहीं पढ़ा सकती कि आप उसकी वजह से फेल हो जाएं. And at the same time, कोई भी सिर्फ फैकल्टी आपको इतना अच्छा नहीं पढ़ा सकती कि आप कुछ भी ना पढ़े और आप पास हो जाएं. It's you who is going to make the difference. And the faculty has done their work. और अब जहां पर हमारा काम खत्म होता है, वहां पे आपका काम शुरू होता है, और अब आपने अपना काम इस तरह का करना है, इतना अच्छा करना है कि it's going to give you a good result. Because what counts at the end of the day is your result. पहली चीज इस पे मैं फोकस करना चाहता हूं. एक बात आप अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लीजिए. You cannot revise 100% of KEF 9 on the day before exam. That's going to be Monday. That's going to be 4th of March. Yes, 4th of March जो आपका revision day है. If you do not have the taxation paper, then you have the full day with you. तो उस दिन आपको अपने दिमाग में बात बिठानी है कि you cannot revise 100% of the course. This is practically impossible. तो फिर क्या देखें? देखिए, हम कोई भी चीज़ जब पहली बार पढ़ते हैं ना, तो इसलिए पढ़ते हैं कि हम डिसाइड कर सकें कि हमें दूसरी बार क्या पढ़ना है. और जब हम कोई चीज दूसरी बार पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं कि डिसाइड कर सकें कि अब आखिरी बार क्या पढ़ना है. तो ये जो मंडे को आपका रिवीजन होगा ना, ये आखिरी रिवीजन होगा. और इससे पहले जो जो आप पढ़ते आए हैं, इससे पहले आप जो जो रिवाइज करते आए हैं, उस वक्त आपने डिसाइड कर लिया है, उस वक्त आपने चीजों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है, उस वक्त आपने हाईलाइट कर लिया है कि अब आखिरी दिन पर क्या देखना है. तो आखिरी दिन पर देखे जाने वाली चीजें कम होनी चाहिए, लेकिन आपकी देखने का जो फोकस है वो बड़ा होना चाहिए. आपकी पढ़ने की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए. बिकॉज आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट पूरे 6 महीने एक तरफ और लास्ट डे का रिवीजन बिल्कुल एक तरफ. और जो आखिरी दिन आपने देख लिया, और जिस तरह आपने देख लिया और जिस तरह आपने मैनेज कर लिया, दैट्स गोइंग टू गिव यू अ लॉट इन योर पेपर. तो 100% कोर्स रिवाइज नहीं करें तो फिर क्या करें? फिर आप वो करें जो इंपॉर्टेंट एरियाज आपकी फैकल्टीज आपको मार्क करवाएं. फिर आप वो एरियाज देखें जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपको मार्क करवाएं. देखें, हमें कोर्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. और जब आप रिवीजन करें तो एक बात का हमें बड़ा ख्याल रखना है कि रिवीजन शुड बी इन द एब्सेंस ऑफ द सोर्स. आई रिपीट, रिवीजन किताब खोल के नहीं होता. किताब खोल के तो पढ़ा जाता है, लेकिन जब आप रिवीजन करें तो आपकी किताब, आपकी स्टडी टेक्स्ट, आपका क्वेश्चन बैंक वो बंद होना चाहिए. फिर सर कैसे रिवीजन करें? रिवीजन ऐसे करें
कि अगर आपने कोई समरीज बनाई हुई है या आपने कोई स्केचेस बनाए हुए हैं तो आप उनको सामने रखें और उन समरीज को, उन स्केचेस को, उन हेडिंग्स को देखते हुए आप अपने टेक्स्ट को रिकॉल करें. दिस इज द एडवाइस आई ऑलवेज गिव टू माय स्टूडेंट्स एवरी टाइम एंड नाउ इट्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू. जब भी आप किताब खोल के रिवीजन करेंगे, व्हाट वी यूजुअली डू इज थ्योरी पेपर्स में कि हम स्टडी टेक्स्ट खोलते हैं और हम पेजेस पलटते रहते हैं और हम रिवाइज कर लेते हैं और कहते हैं यस इट्स डन. और हम दूसरे लोगों को भी टेंशन देते हैं कि हमारा तो 2 बार रिवीजन हो गया, हमारा 3 बार रिवीजन हो गया, जबकि वो रिवीजन नहीं होता. जब तक चीजें आपकी नजरों के सामने हैं, वो आपकी हैं, आपको याद रहेंगी, आपको दिमाग में आती रहेंगी, आप खुश होते रहेंगे कि मुझे ये आता है. जैसी चीजें आपकी नजरों से निकल गई, आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, व्हेन थिंग्स आर नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉल देम. And the major reason for failure in this paper is that students हमें कहते हैं, कंप्लेन करते हैं कि सर बहुत पढ़ के गया, बहुत रिवाइज करके गया, एग्जाम में बैठा हूं, क्वेश्चन पढ़ा है तो रिकॉल ही नहीं हो रहा कि इसमें लिखना क्या है. देखिए, हम रिकॉलिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा इन द एब्सेंस ऑफ द सोर्स. यानी आपकी स्टडी टेक्स्ट बंद होनी चाहिए, आपके रिवीजन सीरीज बंद होनी चाहिए, आपका क्वेश्चन बैंक बंद होना चाहिए, आपके हाथ में एक पेपर का टुकड़ा होना चाहिए जिसमें आपने कुछ चीजों को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, हेडिंग्स को लिखा हुआ है, समरीज बनाई हुई है और उन समरीज को देखते हुए आप पॉइंट्स को रिकॉल करें. अच्छा ये लिखा है, अच्छा इस चीज के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप रिकॉल कर रहे हैं, how many components of engagement letter are there? There are 5 components. You know there are 5, but then start recalling them. उन 5 components को इस तरह नहीं पढ़े, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. हाँ ये तो मुझे आता है, इस तरह तो आपको आएगा ही. आप उन 5 कंपोनेंट्स को रिकॉल करने की कोशिश करें आंखें बंद करके, सोर्स की एब्सेंस में. फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट 1 रिकॉल किया, पॉइंट 2 रिकॉल किया, पॉइंट 3 रिकॉल किया, पॉइंट 4 पे आके आप अटक गए. तो जहां पे आके आप अटक जाएं वहां पे आप स्टडी टेक्स्ट खोलें और देखें. यकीन जानिए, इस तरह जब आप अटकेंगे और फिर जाके टेक्स्ट को देखेंगे तो ऐसी चीजें जो आप कभी नहीं भूलेंगे. तो हमेशा याद रखिएगा, रिवीजन शुड बी इन द एब्सेंस ऑफ द सोर्स यू हैव स्टडीड फ्रॉम. दूसरी बात ये कि आप प्रायोरिटाइज करें रिवीजन को. सर ऑडिट में कितने चैप्टर्स हैं? ऑडिट में 15 चैप्टर्स हैं. सर मैंने रिवीजन शुरू किया चैप्टर 1 से, वेरी गुड. सर मैं जब चैप्टर 13 तक पहुंचा ना तो मैं थक गया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया. मैं सुबह 9 बजे बैठ गया था मंडे को, 4 मार्च को. ये मैं आपको कमेंट बता रहा हूं जो स्टूडेंट्स पेपर के बाद आके देते हैं. सर मैं मंडे को 4 मार्च को सुबह 9 बजे रिवीजन करने बैठ गया था और जब रात के 11 बजे मैं चैप्टर 13 पर पहुंचा और मैं थक गया और मैंने कहा 15 में से 13 चैप्टर्स तो हो गए, मुझे तसल्ली हो गई और मैं सो गया. और जब पेपर में गया तो सर वहां तो कुछ और ही था. वहां कुछ और क्यों था? बिकॉज यू डिड नॉट प्रायोरिटाइज द टॉपिक्स फॉर रिवीजन. आपने एक अपनी सीक्वेंस बनाई हुई है और ह्यूमन साइकी है कि आप रिवीजन उस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जो आपको सबसे आसान लगता है, जिसमें आपका कंफर्ट लेवल होता है, और आप उन चीजों को पीछे डालते रहते हैं जो मुश्किल हैं, जो आपको नहीं आती हैं, जहां पे आपको डिफिकल्टी लगती है. और फिर होता क्या है कि जब आपकी एनर्जी सब लग जाती है, आपका सारा टाइम निकल जाता है, तो आप उन टॉपिक्स को उठा रहे होते हैं जिसमें आपका दिल वैसे ही नहीं लगता. तो अब कैसे लगेगा आपका दिल? तो देखें, नंबर ऑफ चैप्टर्स डू नॉट काउंट. क्या आपने 15 में से 13 चैप्टर्स कर लिए तो कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया? नहीं. यू शुड प्रायोरिटाइज. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चैप्टर 14 छोड़ दिया तो आपने ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ द पेपर छोड़ दिया. जी हाँ, चैप्टर 14 में क्या है? चैप्टर 14 में सबसीक्वेंट इवेंट्स है, चैप्टर 14 में रिप्रेजेंटेशन है, चैप्टर 14 में पूरी की पूरी रिपोर्टिंग है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है, मॉडिफाइड रिपोर्ट है, फिर मॉडिफाइड रिपोर्ट के अंदर के मैटर्स हैं, फिर उसके अंदर गोइंग कंसर्न है. इसका एक 30, 35, 40 मार्क का एक अच्छा वेटेज है. अगर आपने चैप्टर 14 छोड़ दिया जो कि दिखने में एक चैप्टर है लेकिन उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, डोंट डू दैट मिस्टेक. रादर अगर आप दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ में अगर आपको बताऊं तो आपके जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 है और चैप्टर 9 है, इसके अंदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं. अब ये चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 3 चैप्टर्स हैं, अबाउट 100 पेजेस. इन तीनों को भी अगर आप छोड़ देंगे ना तो आपका नुकसान शायद सिर्फ 10 मार्क्स का होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा. तो हमें नंबर ऑफ चैप्टर्स की तरफ नहीं जाना, हमें क्वांटिटी की तरफ नहीं जाना, बल्कि हमें आई कैप की सिलेबस ग्रिड को फॉलो करते हुए अपने रिवीजन को प्रायोरिटाइज करना है. हमें उन टॉपिक से स्टार्ट करना है जो कि एग्जामिनर के हिसाब से अच्छे टॉपिक्स हैं, ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, ताकि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर हम थक जाएं, हमारी एनर्जीज खत्म हो जाए, हमारा वक्त खत्म हो जाए, हमारे अंदर मजीद डाइजेस्ट करने की सलाहियत ना रहे, तो फिर हमें यह तसल्ली हो कि वी हैव कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, वी हैव कवर्ड द एरिया जिस पे एग्जामिनर फोकस करता है. तो लिहाजा ये जरूरी है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूं कि आप अपने कोर्स को 2 टुकड़ों में तोड़ें. एक वो एरिया जो आपका प्रेफरेंस वाला एरिया है, जो प्रेफरेंशियल एरिया है, और एक वो एरिया जो सेकंड प्रेफरेंस पे है. तो इसको हम 70-30 के रेशियो में डिवाइड करते हैं. अगर मैं थोड़े सा आपको चैप्टर्स इन्यूमरेट करूं तो जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो आपका 70% पेपर का वेटेज है, वो किन चैप्टर्स में से है? वो है चैप्टर 1,
वो है चैप्टर 14, वो है चैप्टर 13, वो है चैप्टर 2, वो है चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 9। यानी कि 15 में से जो आपके तकरीबन 7 चैप्टर्स हैं, इसका वेटेज पेपर में 70% है। दैट मीन्स in accordance with the number of chapters it's only 50% of the total chapters, but पेपर का वेटेज इसका 70% है। दैट मीन्स अगर आप अपना रिविजन इन 7 चैप्टर्स से स्टार्ट करेंगे तो अ पॉइंट विल कम कि जब आप ये सारे चैप्टर्स कर लेंगे तो आपने एक कोर्स का एक मेजर पोर्शन रिवाइज कर लिया है, विच इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू विल बी मोटिवेटेड इन पेपर। देखिए, पेपर में बैठते वक्त अगर आपके दिल में ये बात रह गई, आपके दिमाग में बात रह गई कि मेरा रिवीजन ही पूरा नहीं हुआ, मैं तो पूरा देख ही नहीं पाया, मैं तो पूरा पढ़ ही नहीं पाया, तो फिर पेपर में आपकी अटेम्प्टेबिलिटी बहुत डाउटफुल हो जाएगी एंड दैट मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड योर माइंड टू फेल इवन बिफोर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मस्ट बी काउंट। आप इस चीज को प्रायोरिटाइज करें, टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें इन अकॉर्डिंग्स विद द ग्रिड। अब अगर आप ग्रिड की बात भी करते हैं, देखिए ICAP की ग्रिड बहुत क्लियर है कुछ चीजों को लेकर। ICAP की एग्जामिनेशन ग्रिड जरूर पढ़ें। कुछ लोगों की हैबिट है कि वो ICAP का सिलेबस पढ़ के नहीं जाते। आपकी स्टडी टेक्स्ट में सिलेबस गिवन है, सिलेबस के अंदर ग्रिड गिवन है, ग्रिड का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन भी गिवन है, सारी चीजें मौजूद है। हद तो ये कि लर्निंग आउटकम्स मौजूद है, और लर्निंग आउटकम्स को मैं ये कहता हूं कि लर्निंग आउटकम्स आर बेसिकली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यानी अगर आप थोड़ा गौर करें तो लर्निंग आउटकम की जो वर्डिंग है वो क्वेश्चन की वर्डिंग है, कि जब आप गो थ्रू करेंगे लर्निंग आउटकम्स को तो वो एक तरीके से आपकी चेक लिस्ट है जिसको आप टिक करते जाइए कि क्या मैं ये आंसर कर सकता हूं, क्या मैं ये आंसर कर सकता हूं। तो ट्रीट इट लाइक दैट। Develop the habit of going through the syllabus because syllabus would guide you, syllabus would determine the direction of your course. तो अगर आप ग्रिड पे थोड़ा फोकस करें, आपका ग्रिड आइटम नंबर 1 है जनरल कॉन्सेप्ट्स। इसका जो वेटेज है वो 15 से 20 नंबर का है, और इसके अंदर कौन से चैप्टर्स आएंगे? चैप्टर 1 आएगा, चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 2 का एक पार्ट आएगा जो ISA 210 से रिलेटेड है, और फ्रॉड आएगा। अब देखिए, ग्रिड आइटम यानी एक ग्रिड जितनी छोटी है, यानी उसमें जितने कम चैप्टर्स हैं, वो आपके लिए आसानी है। क्योंकि अगर ICAP कह रहे हैं कि इन 3 चैप्टर से या इन 3 टॉपिक से मैं 15 से 20 मार्क्स पूछूंगा, तो इसका मतलब अगर एक ग्रिड के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है तो इसका मतलब उस चैप्टर के पेपर में अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। गो एंड डू इट। बट अगर एक ग्रिड में 15 चैप्टर्स हैं, ये एक ग्रिड में 10 चैप्टर्स हैं, तो इसका मतलब वो जो ग्रिड का वेटेज है वो पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स तो आपके टेस्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब किसी भी एक चैप्टर के एग्जाम में अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो वो ग्रेड्स जो डेडिकेटेड है टुवर्ड्स 1 चैप्टर और टुवर्ड्स 1 टॉपिक, मिसाल के तौर पे आपका जो आखिरी ग्रेड आइटम है कोड ऑफ एथिक्स का, कोड ऑफ एथिक्स में एक चैप्टर है चैप्टर 13 और कुछ पार्ट है चैप्टर 2 का। तो इसका मतलब ये यकीन हो गया आपको, इस बात की 100% प्रोबेबिलिटी हो गई कि कोड ऑफ एथिक्स यानी चैप्टर 13 और चैप्टर 2 के एक हिस्से से 15 मार्क्स लाजमी आने। तो हाउ कैन यू लीव दैट? There is a probability of 100% that code of ethics will be there in your paper. Similarly, IT का जो एरिया है उसका भी वेटेज है 10 to 15 मार्क्स का, और वो चैप्टर 5 का एक बड़ा छोटा सा हिस्सा है, उसको आप नहीं छोड़ सकते बिकॉज एग्जामिनर ने कह दिया कि इस पार्ट में से 10 से 15 मार्क्स आएंगे, तो मतलब आएंगे। हाँ, जो आपका तीसरा और दूसरा ग्रेड आइटम है, यहां पर थोड़ा सा आपको जजमेंटली चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका दूसरा ग्रेड आइटम है परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, जिसका वेटेज 25 से 35 मार्क्स है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रेड, और इसके अंदर टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ISA 300 प्लानिंग, फिर ISA 315 रिस्क असेसमेंट, फिर मटीरियलिटी है, फिर इसके अंदर सैम्पलिंग है, ऑडिट एविडेंस है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स है, इसके अंदर पूरी रिपोर्टिंग है, इसके अंदर गोइंग कंसर्न है, देयर इज अ लॉट। तो इसको आप जजमेंटली थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा छोड़ सकते हैं। इट इज स्ट्रांगली एडवाइजेबल कि आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। मैं बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, मेरी बातों का कोई मतलब ना लेके हमें सिलेक्टिव होना है, बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। आपने देखना यह है कि पहले क्या करना है और फिर बाद में क्या करना है और फिर सबसे आखिर में क्या करना है, ताकि अगर सबसे आखिर में होने वाली चीज रह भी जाए तो आपको अफसोस ना हो कि मेरा कोई इंपॉर्टेंट एरिया मिस हो गया। तो गो थ्रू द ग्रिड, go through the syllabus, prioritize your area of revision and then start with the revision, and that revision is going to be very effective, very efficient and very focused. आगे बढ़ते हैं, रिपोर्टिंग के एरियाज में आपको क्या देकर जाना चाहिए। देखिए, अब अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, एक नई रिपोर्ट आपके सामने आई है एज पर IS 700 रिवाइज। व्हाट आई वुड एडवाइज इज कि आपको अनमॉडिफाइड रिपोर्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वो पता होने चाहिए, उनके कम से कम आपको नाम याद होने चाहिए, और उनकी एक एक दो लाइन की डिस्क्रिप्शन आप लिखने के काबिल हो। उसके बाद सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का एरिया है, वो आप जरूर देख लें, उस पर 3-4 मात्र सवाल वो आपसे पूछ लेता है, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन।
फिर मॉडिफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना पेपर में, वो शायद पूरे पेपर का सबसे टिपिकल एरिया है जहां पे आपकी जजमेंट्स की जरूरत है, जहां पे आपको प्रैक्टिकली अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। मॉडिफिकेशन वाले पार्ट में से कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि आमतौर पर क्या होगा कि वो उसने आपको 2 से 3 छोटे छोटे सिनेरियोज दिए हुए होंगे और उस पर आपको इंपैक्ट और रिपोर्ट बताना होगा। उसको डील करने का एक तरीका है कि सबसे पहले आप सवाल अपने आप से आप करेंगे कि क्या इस सिनेरियो के अंदर मिसस्टेटमेंट है। अगर मिसस्टेटमेंट है तो फिर आप अपने आप से दूसरा सवाल करेंगे, क्या ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है। अगर मटेरियल है तो आप आगे बढ़ेंगे, अगर मटेरियल नहीं तो वहीं से वापसी हो जाएगी। अगर मटेरियल है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे और फिर आप देखेंगे कि उसके रीजंस क्या है और मेरे पास ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है, और क्या मैंने मैरिज में डिस्कस किया या नहीं किया, और क्या उसका इंपैक्ट मटेरियल है या परवेसिव है। तो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करके अगर आप जाएंगे तो यू विल बी एबल टू रीच अ प्रॉपर कंक्लूजन। फिर एक और बात रिपोर्टिंग वाले सवाल में कि देखिए, जब आपका आंसर एक मॉडिफाइड ओपिनियन, फॉर एग्जांपल जो उसने सिनेरियो आपको दिया हुआ है और उसमें आपका कंक्लूजन है कि आई वुड गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन, या आई वुड गिव एन एडवर्स ओपिनियन, या आई वुड गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो सुकून में आ गई जिंदगी। जब मॉडिफिकेशन हो गई ना तो आपकी जिंदगी सुकून में आ गई। ये मेरी बात अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगर आपका आंसर एक मॉडिफाइड ओपिनियन है तो आपकी जिंदगी सुकून में है, लेकिन अगर आपका आंसर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, मतलब या तो सिनेरियो में मिसस्टेटमेंट ही नहीं थी, या मिसस्टेटमेंट थी लेकिन मटेरियल नहीं थी, या अगर मटेरियल थी तो मैनेजमेंट ने सही कर दिया, और आपका आंसर अनमॉडिफाइड ओपिनियन है। जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा तो फिर आपको और सारी पॉसिबल ऑप्शंस की तरफ देखना है। मतलब जब ओपिनियन अनमॉडिफाइड है तो फिर रास्ता खुलता है, दरवाजा खुलता है और चीजों का। फिर उस पर EOM आ सकता है, फिर उस पर कैम आ सकता है, फिर उस पर OM आ सकता है। तो जब अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो आपका फोकस होना चाहिए इस बात पर कि अनमॉडिफाइड तो हो गया, क्या इस पर EOM तो नहीं आ सकता, क्या इस पर कैम तो नहीं आ सकता, क्या इस पर OM तो नहीं आ सकता, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी है या एक बड़ी डिफिकल्ट एरिया है, एक बड़ा टिपिकल एरिया है कि लोग मैटर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। मैं उसको थोड़ा सा रिकैप करूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि इस सेशन का पर्पस आपको ऑडिट पढ़ाना नहीं है, चीजें एक्सप्लेन करना नहीं है, क्योंकि उन चीजों का वक्त अब गुजर चुका है, बट जस्ट टू रिकैप ऑन वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज वेरी ब्रीफली। देखिए, रिपोर्टिंग के अंदर देयर आर 4 मैटर्स, आई रिपीट, देयर आर 4 मैटर्स दैट यू नीड टू कंसिडर। वो 4 मैटर्स क्या है? पहला मैटर मॉडिफिकेशन मैटर, दूसरा मैटर एम्फेसिस ऑफ मैटर, तीसरा मैटर की ऑडिट मैटर, चौथा मैटर अदर मैटर, और सबके अंदर मैटर लग रहा है, आप देखें। आई रिपीट, मॉडिफिकेशन मैटर, एम्फेसिस ऑफ मैटर, की ऑडिट मैटर एंड अदर मैटर। अब प्रॉब्लम्स क्या आते हैं स्टूडेंट्स को जब वो सिनेरियो पढ़ते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि इसमें से कौन सा मैटर है ये जो मुझसे पूछा जा रहा है। तो लेट्स मेक इट सिंपल। इन 4 मैटर्स को आप 2 कैटेगरीज में तोड़ें। फॉर एग्जाम्पल, इफ सिनेरियो इज टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज देयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई रिपीट, अगर सिनेरियो किसी ऐसी चीज की बात करता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डेफिनेटली मौजूद है, तो फिर आपका ध्यान 2 तरफ जाएगा। पहला मैटर मॉडिफिकेशन मैटर, दूसरा मैटर एम्फेसिस ऑफ मैटर। वो चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद है उसका ताल्लुक या तो मॉडिफिकेशन मैटर से होगा या फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर से होगा। अगर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद होनी चाहिए लेकिन नहीं है, या फिर है तो लेकिन जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं है, मॉडिफिकेशन मैटर। अगर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होनी चाहिए और है और जिस तरह होनी चाहिए उसी तरह है, तो फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अगर जिस चीज का जिक्र सिनेरियो में किया जा रहा है वो जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद है। कभी कभार ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजों पर बहुत वक्त लगता है, बहुत एफर्ट्स लगती हैं, लेकिन वो चीजें कभी कभार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती। मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग पॉलिसी को लेकर ऑडिटर का और मैनेजमेंट का कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, कोई उस पर डिस्कशन हुआ है, कोई उस पर आपके डिटेल्ड प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म किए, वो सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं लिखी हुई नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ बताते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, लेकिन अगर उन पॉलिसीज को लेकर कोई डिस्कशंस हुए, कोई डिसएग्रीमेंट्स हुए और उनकी वेरिफिकेशन में ऑडिटर का वक्त लगा है, उसकी एफर्ट लगी है, दैट इज व्हाट वी हैव की ऑडिट मैटर फॉर। आई रिपीट एंड आई वुड ऑलवेज रिपीट दिस, ये की ऑडिट मैटर्स हैं, ये की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटर्स नहीं है। आई रिपीट वंस अगेन, की ऑडिट मैटर्स हैं,
ऑडिट के दौरान पेश आने वाले मैटर्स हैं, ये की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैटर्स नहीं है। यानी कि जो बात आपकी ऑडिट मैटर्स में लिखते हैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होना जरूरी नहीं है। इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर, बल्कि ऑडिट मैटर में आने वाली हर वो चीज होगी जिस पर ऑडिटर का और मैनेजमेंट का डिस्कशन हुआ, जिस पर वक्त लगा, जिस पर ऑडिटर की एफर्ट लगी। बिकॉज की ऑडिट मैटर का पर्पस यूजर्स को बताना है कि एक ऑडिटर ने क्या क्या काम किया, कहां कहां पर उसकी मेहनत लगी, कहां पर एफर्ट्स लगी, किन चीजों को लेकर हमने इशू क्रिएट किया, किस तरह वो इशू रिजॉल्व हुआ। और एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि ऑडिट मैटर में आने वाला मैटर हमेशा हमेशा रिजॉल्व होगा। अगर कोई मैटर रिजॉल्व नहीं है तो वो कहां पर आएगा? मॉडिफिकेशन मैटर में आएगा। की ऑडिट मैटर में कोई भी चीज उसी वक्त आएगी जब वो प्रॉपर्ली रिजॉल्व्ड है। अगर कोई चीज रिजॉल्व नहीं है तो वो मॉडिफिकेशन मैटर का पार्ट बनेगी। जैसा कि आप जानते हैं अदर मैटर पैराग्राफ में तीन ही चीजें आती हैं, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑडिट, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑडिटर्स रिपोर्ट और समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब हमारे दिमाग में चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब मैं बात कर रहा हूं किसी ऐसी चीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद है, तो या तो वो मॉडिफिकेशन मैटर होगा या वो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ होगा, राइट। अगर वो चीज मिसस्टेटमेंट है तो मॉडिफिकेशन मैटर होगा, या स्कोप लिमिटेशन है तो मॉडिफिकेशन मैटर होगा। और अगर वो चीज बिल्कुल ठीक है, उसको सिर्फ एम्फेसाइज करना है, उसको सिर्फ हाईलाइट करना है, तो वो ईओएम होगा। लेकिन जो बाकी दो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है। की ऑडिट मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ में आने वाली चीजों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद होना जरूरी नहीं है। और एक आखिरी बात, एक मैटर अगर एक जगह पर हाईलाइट हो गया तो वो दूसरी जगह पर नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज मॉडिफिकेशन मैटर में आ गई तो वो कहीं और नहीं आएगी, अगर कोई एक चीज ईओएम में आ गई तो वो कहीं और नहीं आएगी, अगर कोई एक चीज कैम में आ गई तो वो कहीं और नहीं आएगी, क्योंकि इन चारों मैटर्स का पर्पस इश्यूज को हाईलाइट करना है। एनीथिंग हाईलाइटेड वंस विल नॉट बी रिपीटेड एनीवेयर इन एनी एरिया। ऑलराइट, आगे बढ़ते। ये एक छोटा सा स्क्रीन पे आप ये देख पाएंगे एक टेबल जो समराइज करता है कि मॉडिफिकेशन मैटर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में नहीं आ सकता, बाकी तीनों केसेस में आता है। ईओएम अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में आ सकता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट में आ सकता है, एडवर्ड्स और डिस्क्लेमर में नहीं आएगा। की ऑडिट मैटर अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में आ सकता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट में आ सकता है, एडवर्स रिपोर्ट में आ सकता है, डिस्क्लेमर में नहीं आएगा। जबकि अदर मैटर पैराग्राफ इज एज हार्मलेस एज इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी इन एनी रिपोर्ट। और एक बात जो मैंने आपसे भी कही भी, जो आप नोट कर लें कि वन मैटर कैन नॉट बी एट टू प्लेसेस। फिर आते हैं हम कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर। कोड ऑफ एथिक्स में वो क्या चीजें जो आपको आनी चाहिए? आपको पांचों फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स की डेफिनेशंस आनी चाहिए, फिर पांचों थ्रेड्स की कैटेगरीज को डिफाइन करना आना चाहिए, हर एक की दो एग्जांपल्स कम से कम आपको याद होनी चाहिए। सेफ गार्ड्स को सिर्फ पढ़ लें, सेफ गार्ड्स को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने पास पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्वेश्चन बैंक के आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो आपने खुद देखा है कि सेफ गार्ड्स आर स्पेसिफिक टू द थ्रेट्स दैट यू आइडेंटिफाई। यानी सेफ गार्ड्स आपको याद करके जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सेफ गार्ड्स वहां पर काम नहीं आएंगे। इनफैक्ट यू शुड बी वेरी गुड एट आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स। अगर आपने थ्रेड को आइडेंटिफाई कर लिया तो सेफ गार्ड लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप थ्रेड आपके सामने, फॉर एग्जांपल अगर थ्रेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट है तो उसका सेफ गार्ड आपको पता है क्या होगा। अगर थ्रेड मेरा लोन अरेंजमेंट है विद द क्लाइंट तो आपको पता है सेफ गार्ड क्या होगा। अगर मेरा थ्रेड क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप है क्लाइंट पर तो आपको पता है सेफ गार्ड क्या होगा। तो सेफ गार्ड आप वहीं के वहीं लिखेंगे, थ्रेड को सामने रख कर लिखेंगे, खुद से सोचकर लिखेंगे। सेफ गार्ड को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे एक छोटी सी टिप एग्जामिनर भी कहता है और हम सब की बात समझते हैं कि always think of a safeguard which doesn't destroy the commercial aspect of an auditor। मतलब ये है कि आप हर थ्रेड के लिए ये सेफगार्ड नहीं लिख देंगे कि क्लाइंट छोड़ दो, ऑडिट छोड़ दो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऑडिटर का जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो खराब हो जाएगा। आपकी पहली लाइन जो एथिक्स में पढ़ते हैं वो यही है कि ऑडिटर को अपना कमर्शियल और एथिकल एस्पेक्ट मेंटेन रखना है। आपने इतना ज्यादा कमर्शियल नहीं होना कि आपकी एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो, और आपने इतना ज्यादा एथिकल नहीं होना कि आपके कमर्शियल एस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो। तो लिहाजा आप दोनों को बैलेंस लेकर चलना है। तो कोशिश करें ऐसा सेफगार्ड सोचें जो एक बीच का रास्ता हो, जिसमें काम भी हो जाए और थ्रेट भी रिड्यूस हो जाए। अगरचे खत्म नहीं हो सकता, एलिमिनेट नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट इट शुड बी रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। हाँ, अगर आपको लगता है ये थ्रेट ऐसा है, इसके लिए कोई ऐसा सेफगार्ड नहीं है जिससे थ्रेट एलिमिनेट हो रहा तो दूर के बाद रिड्यूस भी नहीं हो रहा, तो फिर यू मे गो फॉर अ सेफगार्ड विच इज लाइक लीविंग द क्लाइंट, विच इज लाइक विथड्रॉइंग फ्रॉम द क्लाइंट, ताकि उसमें आपका फिर कमर्शियल एस्पेक्ट जाया हो सकता है, तो कोई हर्ज नहीं है। फिर डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। एक और बात यहां पे मैं ऐड करता चलूं,
स्टूडेंट्स जब कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उनका फोकस इस बात पे होता है कि उन्होंने जो थ्रेड आइडेंटिफाई किया है वो सेल्फ इंटरेस्ट है या सेल्फ रिव्यू है या फेमिलियरिटी है या इंटिमिडेशन है। देखें, थ्रेड आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, थ्रेड की कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सिनेरियो में आप थ्रेड आइडेंटिफाई करें, ये आपको करना है। मिसाल के तौर पे आपने थ्रेड आइडेंटिफाई किया कि हमारा क्लाइंट के अंदर एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, थ्रेड आइडेंटिफाई हो गया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि आप उस थ्रेड का नाम भी बताएं unless you are sure about it, because sometimes we mix up things. Sometimes हमें सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू लगता है, समटाइम्स हमें सेल्फ इंटरेस्ट इंटिमिडेशन लगता है, समटाइम्स हमें सेल्फ इंटरेस्ट फेमिलियरिटी लगता है। तो अगर आप किसी थ्रेड की कैटेगरी के बारे में श्योर है तो आप बिल्कुल लिखिए, वरना थ्रेड की कैटेगरी मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्रेड इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। फिर भी डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड एंड फेमिलियरिटी थ्रेड? जब बात बिजनेस रिलेशनशिप की होगी सेल्फ इंटरेस्ट, जब बात पर्सनल रिलेशनशिप की होगी फेमिलियरिटी। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिव्यू एंड फेमिलियरिटी? जब मैं अपने ही काम को रिव्यू करूंगा सेल्फ रिव्यू, जब मैं अपने क्लोज फैमिली मेंबर के काम को रिव्यू करूंगा फेमिलियरिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिव्यू एंड एडवोकेसी? सेल्फ रिव्यू में अपने ही काम को रिव्यू करूंगा, एडवोकेसी में क्लाइंट के बिहाफ पर कोई काम करूंगा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटिमिडेशन एंड फेमिलियरिटी? फेमिलियरिटी मतलब मेरा किसी क्लोज फैमिली मेंबर का क्लाइंट पे होना, और इंटिमिडेशन मतलब मेरे ऊपर किसी का एक इन्फ्लुएंस होना जो मुझे काम करने ना दे, जिसके अंदर आमतौर पे थ्रेट्स आते हैं, एक्चुअल और परसीव, जिसको आपने देखना है। यू नीड टू डिफरेंशिएट वेरी क्लियरली अमंग ऑल दीज थिंग्स। कोड ऑफ एथिक्स का आने वाला क्वेश्चन आपके पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। आपको, मुझे, हम सबको पता है कैसा क्वेश्चन आएगा, कितने सिनेरियोज होंगे, क्या पूछा होगा, क्या लिखना होगा, किस तरह लिखना होगा। इसको मत छोड़ के जाइएगा। दैट इज गोइंग टू बी द स्कोरिंग एरिया ऑफ योर पेपर। अपने दिमाग में एक बात रखिए कि आपने 100 नंबर में से सिर्फ 50 नंबर निकालने हैं। ऑल ऑफ अस आर नॉट एमिंग फॉर मेरिट सर्टिफिकेट्स, बट नीदर ऑफ अस शुड एम फॉर अ फेलियर। हम सब ने इतना कुछ करना है, इतना कुछ करना है, बस इतना ही कुछ करना है कि 100 नंबर में से 50 नंबर निकल आए। फिर अगर आप 51 पे पास हुए या आप 99 पे पास हुए, आप हर सूरत में चौड़े होंगे कि हम पास हो गए। ओके, मूविंग ऑन। थोड़ा सा और मैं अगर आपको बताना चाहूं, देखिए टॉपिक्स बहुत सारे, चीजें बहुत सारी हैं, और मैं फिर आपसे कहा ये वक्त अब पढ़ने का नहीं है, ये वक्त अब रिविजन का है। ये वक्त अपने रिवीजन प्लान को अब आखिरी शक्ल देने का है। ये वक्त अब उन फुटस्टेप्स को फॉलो करने का है जो मुझे पेपर पास कराएं। मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूं, बार बार ये रिपीट कर रहा हूं। देखें, अगर आपने जो ये 4 महीने ऑडिट पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, जिससे भी पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। एवरी फैकल्टी अक्रॉस द कंट्री हैज गिवन इट्स बेस्ट। नाउ इट्स योर टाइम टू गिव योर बेस्ट। आपको ऑडिट आया हो या नहीं आया हो चलेगा, ऑडिट का पेपर निकलना चाहिए, क्योंकि ऑडिट सीखने के लिए अगले 3 साल 3.5 साल मौजूद है। नो वरीज। इस वक्त आपकी जो अप्रोच, और खास तौर पे इस वक्त जबकि आपके पेपर में अब 6 दिन रह गए, आपकी अप्रोच बहुत अग्रेसिव होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। जब भी आप कोई चीज पढ़ें तो ये सोचकर पढ़ें कि अगर इस पे वो एग्जामिनर ने ये पूछ लिया तो मैं क्या लिखूंगा, ये पूछ लिया तो मैं क्या लिखूंगा। यानी आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेकर आनी है। आपने अपने आप से सवाल करने कि यहां से वो क्या क्या पूछ सकता है, और वो ये पूछेगा तो मैं ये लिखूंगा, ये पूछेगा तो मैं ये लिखूंगा। अगर आप इस तरह से कर लेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। आपकी स्क्रीन पे कुछ और बेंचमार्क क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखें, वैसे तो सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे ही क्वेश्चन देखने चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने अब मजीद चीजों को शॉर्टनेस कर दिया है कि इन दीज 6 to 7 days एटलीस्ट गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। इसमें आप सबसे टॉप पे देखेंगे ऑटम 2018 की अटेम्प्ट, जो कि आपकी बिल्कुल रीसेंट अटेम्प्ट है, जो कि आपकी लास्ट अटेम्प्ट रही है। इस अटेम्प्ट को आप पूरा सॉल्व करेंगे मंडे को बैठकर 3 घंटे घड़ी के साथ, सो एज टू सेल्फ असेस योरसेल्फ वेदर यू आर एबल टू मैनेज टाइम और नॉट। और उसके बाद जितनी अटेम्प्ट्स आपकी ऑटम 2014, उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, यू मे मेक अ नोट ऑफ इट। ये क्वेश्चंस आप जरूर देखें, इनको आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करें, सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट गो थ्रू देम एंड देयर सॉल्यूशंस, एंड अलोंग विद दैट आर द क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस, जहां पे आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ये आपके लाइफ सेविंग ड्रग क्वेश्चंस हैं, बेंचमार्क क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। बेंचमार्क क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो ट्रेंड वाले क्वेश्चंस हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप जरूर देखें। बाकी स्क्रीन पे मेरी कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रही हैं, मेरा ईमेल एड्रेस आप देख सकते हैं, मेरा फोन नंबर आप देख सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। I would be delighted to serve you in these days as I'm serving my own students. So I would be pleased to serve you all. Have confidence in yourself. Give your best. Panic मत होइएगा। जब आप पैनिक नहीं होते तो आपका पेपर नहीं निकलता।
मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, जब आप पैनिक नहीं होते तब भी आपका पेपर नहीं निकलता, मुश्किल होता है। तो अगर आप पैनिक होंगे या आप डीमोटिवेटेड होंगे तो क्या आपका पेपर निकल जाएगा? तो डोंट पैनिक, जो हो गया वो हो गया, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब टाइम है, ये 5-6 दिन है जिसमें यू कैन चेंज द गेम। सो जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स, स्टार्ट योर रिविजन टुडे, बी फोकस्ड, बी एनालिटिकल, एक चीजों को प्रायोरिटाइज करें और स्टार्ट करें। बिलीव इन अल्लाह ताला, बिलीव इन योरसेल्फ, कोशिश करें जितना लिख सकते हैं लिखें, बिकॉज द मेजर रीजन फॉर द फेलियर इन दिस पेपर इज योर राइटिंग स्किल्स। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आपको आता सब है, नॉलेज की किसी में कमी नहीं होती, सबको सब कुछ आता है। प्रॉब्लम वो आता है जब आप अपनी नॉलेज को पेपर पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जामिनर को नहीं समझा पाते कि आप जो पूछना चाह रहे हैं वो मुझे आता है और मैं आपको बता सकता हूं। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, टॉक टू योरसेल्फ, राइट फॉर योर ओन सेल्फ, एंड यू विल बी एबल टू इंप्रूव इट दिस वे। इंशाल्लाह, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक, स्टे इन टच, सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।